अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में मशगूल होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 10th की उर्दू ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव लेकर, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये ख़ास बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक साथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं। और ये मेरे कोचिंग की ये टेस्ट है जो आप लोग को सामने जो दिखाई दे रहा है। ये कोचिंग का टेस्ट हो चुका है, आप लोग को भी देख ले और आप लोग भी अपने बना कर देख ले कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। जो गलत हो रहा है उसे याद करने की कोशिश करें और जो सही है तो वो अपना सही कर ले। और आपसे गुजारिश है कि अगर हमारे तमाम वीडियो नहीं देखे हैं तो अगर तमाम वीडियो के अभी तक नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द वो तमाम के तमाम वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें और उससे कामयाबी हासिल करें, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है और हमारा जो अभी समय है वो बहुत कम समय बचा हुआ है। क्योंकि ये जो 2024 चल रहा है वो 24 अब जा रहा है, इसलिए आप लोग से गुजारिश करेंगे कि समय बहुत कम है और तैयारी आपको बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि यही जो आप मेहनत करेंगे यही आपको आगे चल के काम देगा। और आज जो है समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप तैयारी में लग जाए। अभी से अगर तैयारी नहीं की है तो हमारे चैनल से जुड़ जाए और हमारे चैनल को हो सके तो जितना जितना शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो याद रखें और हमारे तमाम वीडियो को वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक इन वीडियो की बहुत ही ख़ास ज़रूरत है। कहते हैं ना कि जिनके पास पैसा नहीं होता है वो बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो बच्चा सब तो जो क्या करता है, नहीं पढ़ पाता है। तो पैसा होने के बाद जो होने के बावजूद भी वो पढ़ नहीं पाता है, और जो पढ़ना चाहता है ना वो उनके पास पैसे की मजबूरी होता है। तो मैं उन बच्चों के लिए ख़ासकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि हालांकि तो यूट्यूब पे तमाम बच्चे देख सकते हैं, मगर उन बच्चों को ख़ास कर ये वीडियो मिलना चाहिए जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं और वो किसी कारणवश या किसी मजबूरी के तहत वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए खासकर ये वीडियो है और उनको इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर मिलना चाहिए। और आप लोग से गुजारिश करेंगे कि अगर आपकी नज़र में ऐसे कोई बच्चे हैं तो उन तक ये ज़रूर वीडियो पहुंचाए और आपको भी इसका फ़ायदा कामयाबी उठाए और दूसरे को भी इसका फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्योंकि 45 मिनट का वक्त दिया गया था यहाँ, ठीक है ना, 45 मिनट का वक्त दिया गया था इसलिए। और 25 क्वेश्चन है, 25 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, देख लिया आप लोग 25 ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, ठीक है, कहते ना। तो चलिए एक सुनने और सुनाने से पहले जो है ना एक छोटी सी शेर पेश कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। शेर थोड़ा सा शेर जो है ये है कि आप लोग याद कर लेंगे कि बोर्ड पे लिखी हुई शब्द को उतारते क्यों नहीं, कि बोर्ड पे लिखी हुई शब्द को उतारते क्यों नहीं, और आपको अच्छे से समझ में नहीं आता तो अपने सर से पूछते क्यों नहीं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी बताया जाता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर इससे राब्ता करें, इससे संपर्क करें, बातचीत करें, तभी जाकर आपको इसके जानकारी मिलेगा। इसलिए आप लोग जो भी डरे नहीं और जो भी दिक्कत हो वो आप लोग पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन है हमारा, मारूजी सवालात के जवाब दे। याद रखिए, मारूजी सवालात के पहला जवाब दे, यानी एक नंबरी जो क्वेश्चन होता है, एक नंबर वाला 25 ऑब्जेक्टिव 25 नंबर याद कर लेंगे। एक नंबरी क्वेश्चन को हम लोग मारूजी सवालात कहते हैं, ठीक है ना। तरीन सवालात भी कहा जाता है, मारूजी सवालात भी कहा जाता है। याद रखेंगे बिहार बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि मारूजी सवालात के यानी 50 मारूजी सवालात में से है ना 100 सवालात में से 50 के सही जवाब मुंतखब करें, सही जवाब को चुनकर भर दे। ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको 25 ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, 25 का आपको सही जवाब देना है तो देना है, लाजमी है। क्या है, देना लाजमी है। चलिए तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि बताइए उर्दू का पहला नावल कौन सा है। उर्दू का पहला नावल कौन सा है, आप क्वेश्चन गौर से समझ लीजिएगा कि उर्दू का पहला नावल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मीरातुल उरूस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा पहला नावल, मीरातुल उरूस हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, मीरातुल उरूस इसका पहला नावल है। और मीरातुल उरूस जो है 1869 में साया हुआ था। 1869 में मीरातुल उरूस जो है साया हुआ था।
यानी जो 1869 में मीरातुल उरूज जो है पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर लिया था। और ये उर्दू का पहला नाबिल है। और अगर आपसे यही क्वेश्चन कर देता कि उर्दू का पहला नाबिल निगार कौन है, तो आप लोग याद कर ले, उर्दू का पहला नाबिल निगार जो है मिर्ज़ा, याद रखेंगे, डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा डिप्टी नज़ीर अहमद भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, डिप्टी नज़ीर अहमद, याद रख ले आप लोग, डिप्टी, है ना, डिप्टी नज़ीर अहमद, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, नज़ीर अहमद, है ना, नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद, इसका पूरा नाम आप लोग याद कर सकते हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद। क्लियर है? तो उर्दू का पहला नाबिल निगार कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद, याद रखेंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? तो याद रख ले आप लोग, किस सिन्फ अदब से है? तो किस सिन्फ जैसे पूछेगा आपको लगा देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाबिल से हो जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? तो नाबिल से है। क्लियर है? यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़े। इब्नुल वक्त, नबातुल नास, ठीक है, और तौबतुन नसू, ये सारे इसका नाबिल है, याद रख लेंगे आप लोग, नाबिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, उर्दू की पहली मसनबी का नाम क्या है? उर्दू की पहली मसनबी का नाम आप लोग याद कर ले, कदम राव पदम राव है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कदम राव पदम राव उर्दू की पहली मसनबी है। और इससे भी अगर पहली मसनबी की बात की जाए, उर्दू की पहली मसनबी का नाम यानी कदीम मसनबी का नाम, सबसे पुराना मसनबी का नाम, तो याद रख लेंगे, उर्दू की जो पहली यानी खुद नबीस जो था, एक काला पानी भी है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से वो खुद उर्दू की वो खुद नबीस है, मगर इसमें बात की क्या मतलब किया गया है मसनबी की। तो उर्दू की पहली मसनबी का नाम याद कर लेंगे, नौसरहार भी है। पुरानी से पुरानी नौसर, याद रख ले आप लोग, नौसरहार, नौसरहार है, ठीक है ना। तो उर्दू की पहली मसनबी का नाम क्या है? नौसरहार है, याद रख लेंगे सही बच्चे। और अगर ऑप्शन में कदम राव पदम राव नहीं हो और कदीम पूछ दिया, तो इसका आंसर क्या मारेंगे? नौसरहार मारेंगे। मगर ज़्यादातर देख लेंगे, ये 12th क्लास के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, मगर ज़्यादातर कदम राव पदम राव ही रहता है, नहीं रहने पर नौसरहार भी आप मार सकते हैं। और ये उर्दू की पहली मरसिया भी है। नौसरहार क्या है? उर्दू की पहली मरसिया भी, याद रखेंगे। और ये मसनबी है। तो पूछेगा कि नौसरहार क्या है, तो मसनबी भी है और मरसिया भी, दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो जहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी में ए बी दो, है ना, ए बी और ए बी दोनों रहेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी ए बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे पूछा कि उर्दू की पहली मसनबी का नाम क्या, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया कदम राव पदम राव, तो इसका आंसर क्या होगा? कदम राव पदम राव हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए हमें, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है? मरसिया की तुमहीद को क्या कहते हैं? देखिए गौर से समझिएगा कि मरसिया की तुमहीद को क्या कहते हैं। हम लोग मरसिया की तुमहीद को क्या कहेंगे? सीधा से सिंपल सी बात है, मरसिया की तुमहीद को हम लोग चेहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा, मरसिया की तुमहीद को हम लोग क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं। मरसिया की तुमहीद को हम लोग क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम लोग क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं। तो मरसिया की तुमहीद को चेहरा कहते हैं। अब मरने वाले, मरसिया का मतलब क्या होता है? रोना धोना, मातम करना, मरने वाले के ऊपर तारीफ लिखना। अब मरसिया कहाँ से आया है? मरसिया किस लफ्ज़ से निकला है? तो मरसिया, सबसे पहले तो बात ये समझे, मरसिया जो लफ्ज़ है ये अरबी लफ्ज़ है। मरसिया जो है अरबी लफ्ज़ है, जो रेशा से बना है। किससे बना है? रेशा। रेशा का मतलब आंसू, है ना, जैसे कि आंसू होता है ना, रेशा रेशा कर आंसू गिरता है, इसलिए रेशा। रेशा का मतलब होता है रोना और धोना, रोना धोना और मातम करना, है ना। तो रोना धोना मातम करना, ये मरसिया का, है ना, इसका मानी मतलब होता है। तो मरसिया मरने वालों के ऊपर लिखी जाती है, ठीक है ना। मरसिया दो प्रकार के होते हैं, शख्सी मरसिया, एक मरसिया, ठीक है। तो इमाम हुसैन पर जो मरसिया लिखे जाए उसे हम मरसिया कहते हैं। इमाम हुसैन को जो छोड़कर बाकी लोगों पर मरसिया लिखे उसे हम लोग शख्सी मरसिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लोग शख्सी मरसिया कहते हैं। क्लियर है? तो मरसिया की तुमहीद को यानी मरसिया, मरने वालों को आप क्या चीज़ देखोगे? मरने वालों को सिर्फ तो आप चेहरे ना देखोगे। तो मरसिया की तुमहीद को क्या, मरसिया जो लिखेंगे तो वो अच्छाई किस चीज़ को देखकर बयान करेंगे? अब उसके चेहरा को देखकर बयान करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरसिया की तुमहीद क्या हो जाएगा? चेहरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चेहरा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, पूछेगा कि बताइए बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? बेदी के पहले अफसाना का नाम क्या है? तो बेदी के पहले अफसाना का नाम क्या है? याद रख लेंगे, महारानी का तोहफा है। बेगम का तोहफा तो नहीं होगा, महारानी का तोहफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महारानी का तोहफा हो जाएगा। देखिए अगर इसका आंसर आप लोगों को मालूम है, आप लोग को 2 से 3 सेकंड का मैं समय दूंगा, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए तो बताइए, उर्दू की पहले मसनबी, तो बता दिए आप लोग, उर्दू की पहले मसनबी का नाम क्या है?
तो कदम राव पदम राव है ना, याद कर लीजिएगा। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है, तो महारानी का तोहफा। क्लियर है, महारानी का तोहफा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महारानी का तोहफा। इसी से पूछ देता कि बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ कौन है, बेदी के पहले अफसानी मजमुआ का नाम बताइए आप लोग। चलिए 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जब आपने बोला, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दानाओ दाम। ठीक है ना, दानाओ, याद रखेंगे, दानाओ है ना, दानाओ दाम, बिल्कुल सही आपने बोला कि दानाओ दाम। ठीक है ना, चलिए। उर्दू यानी बेदी के पहले अफसानी मजमुआ का नाम दानाओ दाम। और राजेंद्र सिंह बेदी को उर्दू अफसाने का ना खुदा किरार किसने दिया था, तो याद हम ट्रिक दिए थे ना, अब्बा ने। अब्बास से कौन सी, ख्वाजा है ना, ख्वाजा अब्बास, ख्वाजा, ठीक है ना, अब्बास, जिस नाम के आगे देख लीजिएगा अब्बास, ख्वाजा अब्बास ने कहा था। ठीक है ना, चलिए, तो अब्बास ने कहा था, किसने, तो अब्बास ने कहा था, है ना, ख्वाजा अब्बास, ख्वाजा हसन अब्बास शायद ऐसे करके नाम था। ठीक है ना, ख्वाजा अब्बास करके नाम रहेगा। ठीक है ना, ख्वाजा अब्बास ने कहा था, उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया था, किसको, राजेंद्र सिंह बेदी को। राजेंद्र सिंह बेदी के द्वारा आपकी किताब में कौन सा अफसाना शामिल है, बताइए तो। राजेंद्र सिंह बेदी के द्वारा आपके नसाब में कौन सा, तो राजेंद्र सिंह बेदी के द्वारा, तो राजेंद्र सिंह बेदी ने क्या लिखा आपको मालूम होगा। चलिए तो बताइएगा, राजेंद्र सिंह बेदी का आप आगे जाके पढ़ोगे तो राजेंद्र सिंह बेदी के द्वारा अफसाना लिखा गया, उसका नाम था क्वार्टेन अफसाना। ठीक है ना, क्वार्टेन अफसाना, पर आपकी किताब में तो नहीं है। सिर्फ राजेंद्र सिंह बेदी का जो है ये इंटरव्यू है, क्या है, इंटरव्यू आपकी किताब में बताया गया है। राजेंद्र सिंह बेदी ने क्या लिखवाया है, इंटरव्यू लिखवाया है, तो इंटरव्यू इसका लिया गया है आपके। ठीक है ना, तो आपकी किताब में राजेंद्र सिंह बेदी के द्वारा पढ़ने को मिलेगा, कौन सी मिलेगा, राजेंद्र सिंह बेदी के द्वारा इंटरव्यू मिलेगा। ठीक है ना, आपको इंटरव्यू मिलेगा। चलिए, बोलेगा आमतौर पर किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं, तो उसे हम मजमून कहते हैं। ठीक है ना, आमतौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं, तो मजमून कहते हैं। इसी तरह से पूछेगा कि आमतौर पर, यानी कि आमतौर पर किसी खास दो व्यक्ति की, यानी किसी खास मौजू पर दो, है ना, किसी खास मौजू पर जो गुफ्तगू की जाए, दो लोगों के बीच में जो गुफ्तगू की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। है ना, आपसी बातचीत को क्या कहते हैं, तो इंटरव्यू कहते हैं। दो लोगों की आपसी बातचीत को हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। क्लियर है, चलिए। इंटरव्यू किसका लिया गया था, राजेंद्र सिंह बेदी का लिया था। किसने लिया था, तो इस्मत चगताई ने लिया था और फैयाज रफत ने लिया था। याद रख लीजिएगा, दोनों क्या है, इस्मत चगताई, है ना, तो इस्मत जो है ना, इस्मत चगताई याद रख लेंगे आप लोग। पहला लेने वाली थी जिसका नाम था इस्मत, है ना, इस्मत, है ना, इस्मत चोगताई, है ना, इस्मत चोगताई, और दूसरा था फैयाज रफत, है ना, तो याद रख लेंगे आप लोग, दूसरा था, तो पहला था नाम था इस्मत चगताई और दूसरा फैयाज, याद रख लेंगे, फैयाज रफत। ठीक है ना, तो फैयाज रफत भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ फैयाज लिख दीजिएगा। ठीक है ना, फैयाज तो रफत याद कर सकते हैं, फैयाज रफत करके भी नाम था इसका। ठीक है ना, तो इसे सब लोग इस्मत आफा के नाम से उसको, इस्मत चगताई को, फैयाज रफत के नाम से किसको जानते थे, तो फैयाज को। ठीक है ना, ये सब का ताल्लुक़ कहाँ से था, तो फैयाज रफत भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, रफ़अत, ठीक है ना, रफ़अत। और दूसरा था इसमें कि फैयाज रफ़अत और इसमें चगताई का ताल्लुक़ कहाँ से था, तो याद रख लीजिएगा, ऑल इंडिया रेडियो से था। कहाँ से, तो याद कीजिएगा, ऑल इंडिया, आप लोग बता दें, ऑल, ठीक है ना, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो से था। कहाँ से था, ऑल इंडिया रेडियो से था, याद रख लीजिएगा, ऑल इंडिया। ठीक है ना, तो रेडियो याद कर लीजिएगा, रेडियो, है ना, ऑल इंडिया रेडियो से था, ऑल इंडिया रेडियो से था, ऑल इंडिया रेडियो से किसका ताल्लुक़ था, तो इस सब का ताल्लुक़ था, किसका, तो याद कर लेंगे आप लोग, राजेंद्र सिंह बेदी का भी ताल्लुक़ था, और इस्मत चगताई का भी, और फैयाज रफत का भी। ठीक है ना, ये सब भी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है, राजेंद्र सिंह बेदी के एक नावल का नाम भी आप सुने होंगे, है ना, नावल का नाम जानते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी के एक नावल का जो नाम था, तो याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
राजेंद्र सिंह बेदी के द्वारा एक नावल भी लिखा गया था जिसका नाम था एक चादर मैली सी। याद रख लेंगे, एक चादर, ठीक है ना, एक चादर मैली, ठीक है ना, मैली सी। तो मैली सी, एक चादर मैली सी, याद रख लीजिए, एक चादर मैली सी। ये नावल है, क्या है, ये नावल है, ठीक है ना। और महारानी का तोहफा क्या है, एक अफसाना है। तो महारानी का तोहफा जो है, अफसाना लिखना किस रंग में, इन्होंने अफसाना किस रंग में लिखा है, महारानी का तोहफा जो अफसाना है वो किस रंग में लिखा है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे कर दिया जाए कि किस रंग में लिखा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, तो टैगोर याद रख लीजिएगा आप लोग, किस चीज़ में, टैगोर के रंग में, याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना, टैगोर, क्या याद रखिएगा, टैगोर, है ना, टैगोर के रंग में, ठीक है ना, टैगोर के रंग में, ठीक है ना, टैगोर के रंग में लिखा था। कुंची अफसाना लिखना शुरू किया था टैगोर के रंग में। महारानी का तोहफा जो अफसाना है वो किस रंग में लिखा था, तब पूछेगा तो बता दीजिएगा, टैगोर के रंग में लिखा था, ठीक है ना, टैगोर के रंग में। अब वो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना फेमस हो गया। याद रखिए, लाहौर में ये अफसाना लिखा गया था, ये बहुत वहाँ लाहौर में जो है ना फेमस हो गया ये वाला। लाहौर के पोस्ट ऑफिस में ये काम कर रहे थे, ठीक है ना, कौन, राजेंद्र सिंह बेदी। चलिए 1915 में पैदा भी हुए हैं, ठीक है ना, 1900, याद रख लीजिएगा, 1915 में पैदा हुए लाहौर में, कहाँ, लाहौर में। और इंतकाल हुआ कितना में, तो राजेंद्र सिंह बेदी जो थे, याद रख लीजिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी का तो अगर आप बात करेंगे तो राजेंद्र सिंह बेदी जो सितंबर 1915 में पैदा हुए और इसका 11 नवंबर, याद रख लेंगे 11, ठीक है ना, नवंबर, 11 नवंबर, है ना, 1984 में इसका मौत हो गया, इंतकाल हो गया, ठीक है। और ये सोहेल अज़ीमाबादी के 4 साल बाद पैदा हुआ, 4 साल बाद मर गए। तो सोहेल अज़ीमाबादी का आपको बताए थे ना, 1911 में सोहेल अज़ीमाबादी पैदा हुए, तो ये 1915 में पैदा हुए, 4 साल बाद जोड़ दीजिए। और ये 4 साल बाद 1980 में उसका इंतकाल हो गया सोहेल अज़ीमाबादी का, और ये 4 साल बाद फिर मर गया, तो 84 आ गया ना, दोनों का सेम है, ठीक है ना, 4 साल का अंतर है। चलिए आगे बढ़िए। तो याद रख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बताइए शहबाज कहाँ के बासिंदा थे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, शहबाज कहाँ के बासिंदा थे। तो याद रख लीजिएगा, बाढ़ा, कहाँ के, बाढ़ के। बाढ़ ऑप्शन में नहीं रहता तो इसका आंसर क्या मारते हम लोग, बिहार मारते, क्या मारते, बिहार में। 1860 में पैदा हुए, याद रख लीजिएगा, 1800, शहबाज जो 1860 में। जब 1860 नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, 1829 दिखाई देगा ना, 1829 या 30, 1829 या 30, तो इसमें मार दीजिएगा, इसका आधा कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, आधा कर दीजिएगा, 60 नहीं रहेगा तो आधा कर दीजिएगा, 30 हो जाएगा, 30 नहीं तो 29 से मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए शहबाज जो है, याद रख लीजिएगा, शहबाज की पैदाइश कहाँ हुई थी, 1860 में, बाढ़, ठीक है ना, या ना तो बिहार में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 5 नंबर, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, शहबाज का इंतकाल भी आपसे पूछता है, शहबाज का इंतकाल कब हुआ था, 1908 में हुआ, 1908 में, ठीक है ना। ये सब खतरनाक ट्रिक सब है, 1908 में कैसे याद रखना है, तो याद रखिएगा आप लोग, जैसे ही मतलब जो है ना 26 जो वकालत का इम्तहान पास किया था वो खुशी मनाया, इधर शहबाज का इंतकाल हो गया, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। बहुत खरा क्वेश्चन ये कटअप में पढ़ाएंगे तो आपको हंसी लगेगा, ठीक है ना। चलिए तो उसके बाद पूछ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, फिर से पूछा कि बेदी के एक नावल का नाम बताइए। तो बेदी के नावल का नाम आप पहले बता दिए, तो कौन सी, एक चादर मैली से, ऑप्शन नंबर ए सही है, एक चादर मैली से क्या है, नावल है, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, रुकैया की बेटी का नाम क्या है, रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है। तो आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नहीं जानते तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर रेहाना, है ना। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है, रेहाना, है ना, रेहाना। तो मतलब हाना, याद रख लेना, रेहाना, है ना, रेहाना। तो रुकैया भाभी की बेटी का नाम रेहाना है, ठीक है ना। इसका ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, इसके बेटी का नाम रेहाना, ये इकलौती बेटी है, पहली बेटी मतलब इकलौती बोलते हैं ना, याद रख लीजिएगा। चलिए रुकैया भाभी के 2-3 औलाद थे, कितने औलाद, 3 औलाद,
ठीक है ना। रुकैया भाभी के शौहर का नाम आप लोग याद कर लेंगे नन्हे, और सब लोग उसे प्यार से नन्हे भाई बुलाते थे। और भाभी जान के देवर का नाम अख्तर है। और भाभी जान जो जिस बच्ची को पढ़ा रही तालिब इल्म थी, जो इसकी गरीबी के साथ गरीब थी, जो इसके सहारे पढ़ रही थी, उसका नाम सिम्मी है। याद रख लीजिएगा। पहला देवर का नाम अख्तर, अख्तर। उसके बाद जो है नन्हे, कौन है नन्हे, कौन है अब बताइए नन्हे कौन है। तो नन्हे ये इसका है ना शौहर है। उसका जो है एक लड़की का नाम है सिम्मी। सिम्मी कौन है, गरीब लड़की जो इसके सहारे सिर्फ पढ़ती है। ठीक है, तो ये 3 हो गया। और चौथा नाम याद रखना है रेहाना। तो ये 4 गो किरदार है, ये सब क्या है, किरदार है। रेहाना, ये 4 किरदार हुआ इस कहानी के अंदर। ठीक है, तो याद रख लेनी ये किरदार है, मरकज़ी किरदार नहीं याद रखिएगा, ये सब किरदार है। और रुकैया भाभी खुद ये क्या है, मरकज़ी किरदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछ रहा है मसनबी का मानी क्या होता है। तो बताइए मसनबी का मानी क्या होता है। तो 2-2 किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मसनबी का मानी 2-2 किया गया होता है। मसनबी का मानी क्या होता है, 2-2 किया गया। ठीक है ना। उर्दू की पहली मसनबी का नाम बता दिए, कदम राव पदम राव। और उर्दू का मानी क्या होता है, तो मतलब उर्दू मसनबी का मानी क्या होता है, यानी मसनबी का मानी क्या होता है। तो 2-2 किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है असारुल सनादीद और असबाब बगावत हिंद किनका किताब है। तो असारुल सनादीद और असबाब बगावत हिंद, तो सर सैयद अहमद खां का किताब का नाम है। किसका, ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खां की किताब का नाम है। क्या नाम है, याद कीजिए आप लोग, क्या नाम है। सर सैयद अहमद खां के किताब का नाम है असारुल सनादीद असबाब बगावत हिंद, ये इसी की किताब का नाम है। ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए, गालिब ने उर्दू में कुल कितने खतूत अपने दोस्तों अहबाबों को लिखा। तो याद रख लीजिएगा, गालिब ने जो है कुल खत यानी जो है तकरीबन 900 खतूत लिखे। तकरीबन 900 खत लिखे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तकरीबन 900 खतूत लिखे, कितना, तकरीबन 900 खतूत लिखे। ठीक है ना, तकरीबन 900 खतूत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तकरीबन 900 खतूत लिखा गया, तकरीबन 900 खतूत लिखा गया। अगला क्वेश्चन है मेहदी अफादी की कुल कितनी शादी, या मेहदी अफादी ने कुल कितनी शादी की है, या मेहदी अफादी की कुल कितनी शादी हुई। तो याद रखेंगे मेहदी अफादी है ना, मेहदी अफादी 3 शादी किए थे। ठीक है ना। और तीसरी बेगम का नाम अशरफुन निसा था। क्या था, अशरफुन निसा, याद रख लीजिएगा आप लोग, अशरफुन, याद रख लीजिएगा अशरफुन, है ना, अशरफुन निसा, अशरफुन निसा, जो कि बेगम है ना, बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हो गई। किस नाम से ये मशहूर हुई है ना, ये बेगम किस नाम से था, बेगम, तो ये बेगम, तो है ना, तो याद रख लीजिएगा आप लोग बेगम है ना, तो बेगम मेहदी के नाम से, बेगम मेहदी के नाम से ये मशहूर हो गए। कौन, अशरफुन निसा, याद रख लीजिएगा, बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुए। मेहदी अफादी ने 3 शादी किया, नहीं याद रहे तो याद कर लीजिएगा, मेहदी अफादी यानी मेहदी अफादी, मेहदी लगाना क्या है, क्या है, तो मेहंदी लगाना जो है हमको क्या है बोलते हैं ना, कि मेहंदी लगाना जो है एक रस्म रिवाज होता है। ठीक है, तो मेहंदी लगाते हैं बेगम को। ठीक है ना। और अजीम है, तो अजीम से, ठीक है ना, मेहंदी लगाना क्या है, एक अजीम माना जाता है। तो जो है ना, याद रख सकते हैं आप लोग, तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई। तो अशरफुन निसा जो शायद मेहंदी लगाना अशरफ तो नहीं हो सकता है। हाँ, मेहंदी लगाना जो क्या हो सकता है बोलते हैं ना, ट्रिक याद रख सकते हैं आप लोग, मेहंदी लगाना क्या है, अजीम है, अजीम मतलब अच्छा है। तो शादी विवाह में मेहंदी लगता है ना, तो अच्छा एक रिवाज माना जाता है लोगों का। ठीक है, तो अजीम है, तो गलत हो गया। ये मेहंदी अफादी का अशरफुन निसा तीसरी बेगम का नाम नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। इसका सही जो नाम होगा, याद रख लेंगे आप लोग, अजीमुन निसा हो, क्योंकि मेहंदी लगाना क्या है, शादी विवाह में अजीम माना जाता है। तो अजीम बेगम को मेहंदी लगाना क्या है, अजीम है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, शुभ माना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अजीमुन निसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
अजीमुन्निसा। फिर से देख ले आप लोग, अजीमुन्निसा। जो अभी अशरफुन्निसा बताया वो गलत है, ये सही नाम है अजीमुन्निसा। क्या नाम है? अजीमुन्निसा। ट्रिक याद रखेगा, अजीमुन्निसा याद रहेगा आपको भी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग भी ट्रिक याद रखते तभी याद रहता। देखिए, क्योंकि हमने दिमाग लगाया कि मेहंदी जो है लगाना क्या है, मेहंदी लगाना क्या है, एक जो है ना मेहंदी लगाना एक अजीम माना जाता है। किसको लगाएंगे मेहंदी? बेगम को। तो बेगम, तो बेगम लिखिए। मेहंदी किसको लगाएंगे? बेगम को। तो बेगम लिखिए, चलिए बेगम। तो बेगम, बेगम। तो बेगम मेहंदी क्या लगा रहा है? बेगम मतलब जो है बेगम को क्या लगाएंगे? मेहंदी। तो मेहंदी लिखिए। तो अब बताइए मेहंदी, है ना। तो बेगम मेहंदी के नाम से कौन मशहूर हुई? तो अजीमुन्निसा। मेहंदी लगाना क्या अजीम है, किसको लगाएंगे? बेगम को। अब मैं क्या लगाएंगे? बेगम को, मेहंदी। तो कितना खतरनाक ट्रिक दी है आपको, याद रहेगा ना, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। मेहंदी लगाना, है ना, क्या है? अजीम है। तो अजीमुन्निसा हो गया। मेहंदी किसको लगेगा? बेगम को। बेगम को क्या लगेगा? मेहंदी। तो बेगम मेहंदी के नाम से कौन मशहूर हुई? क्लियर, एकदम एक ही बार में याद हो गया ना, है ना। मज़ेदार ट्रिक, याद रख लीजिएगा। चलिए, तो ये मज़ेदार ट्रिक है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मेहदी अफादी ने कितने शादी किया? मेहदी अफादी ने 3 शादी किया, ठीक है ना। चलिए, नहीं याद रहे तो याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो ट्रिक दिया जा रहा है इतना खतरनाक ट्रिक आपको ना पूरे यूट्यूब पे खोजने से भी नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। इसलिए आपसे गुजारिश इतना ही करूँगा कि जो भी बताया जा रहा है उसे याद कर लीजिए। एक बार याद करोगे ना तो कभियो नहीं भूलने वाले हो। एक बार अच्छे सही दिल से अगर एक वीडियो देखकर आप याद कर लीजिए तो वाकई में कहिएगा कि हाँ सर पढ़े थे मगर अभी तक भूले नहीं हैं, ठीक है ना। क्योंकि शादी विवाह में मेहंदी लगाना क्या है? अजीम है। अजीम है भैया, अजीम किसके लिए माना जाता है? मर्द तो हरदम मेहंदी लगाता है, नहीं ना लगाएगा, शादी विवाह में लगाएगा, मगर औरत तो हमेशा लगाती रहती है, उसके लिए क्या है? अजीम माना जाता है ना। तो अजीम से अजीमुन्निसा, अजीम किसी का नाम हो सकता है? नहीं, तो लड़की का नाम रहेगा तो लगाना पड़ेगा निशा। तो अजीमुन्निसा किसका है? तीसरी बेगम का नाम है। और ये तीसरी बेगम किस नाम से मशहूर हुई? तो भैया मेहंदी ज़्यादा लगाती थे, तो मेहंदी किसको? बेगम को। अब बेगम को क्या लगता है? तो मेहंदी, इसलिए मेहंदी अफादी इसके बेगम का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। मेहंदी अफादी के नाम से इसकी बेगम मशहूर हो गई थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। मेहंदी अफादी अंग्रेजी, फ़ारसी और उर्दू, है ना, इन सब में महारत हासिल किए थे, ठीक है ना। सब चीज़ में ही जानते थे, अच्छे खासे ज़बान जानते थे, ठीक है ना, चारों ज़बान जानते थे, पर संस्कृत नहीं जानते थे, ठीक है। तो मेहंदी अफादी 1900 यानी कि 1828 में पैदा हुए। मेहंदी अफादी गोरखपुर में। मेहंदी अफादी 1828 में। मेहंदी अफादी 1800 याद रखेंगे। मेहंदी अफादी जो है 1828 में आप लोग याद कर लेंगे। गोरखपुर में पैदा हुए। कहाँ? गोरख, है ना, गोरखपुर, है ना, गोरखपुर याद रख लेंगे आप लोग। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, तो मेहंदी अफादी वाला क्लियर हो गया। मेहंदी अफादी ने कितनी शादी का? कुल 3 शादी किया। चलिए 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, पूछ रहा है कि दयाशंकर नसीम कोल नसीम के शागिर्द थे, यानी दयाशंकर नसीम कोल नसीम किसके शागिर्द हुए? तो याद रखेंगे आतिश लखनवी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आतिश लखनवी। ऑप्शन नंबर ए सही है, आतिश लखनवी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है, आतिश लखनवी। दयाशंकर नसीम जो है ना, नसीम किसके शागिर्द हुए? तो आतिश लखनवी के शागिर्द हुए, स्टूडेंट बने, मतलब स्टूडेंट बने। दयाशंकर नसीम की पैदाइश 1800 याद रख लेंगे 1811 में पैदा हुए, ठीक है ना। 1811 में दयाशंकर नसीम 1811 में पैदा हुए और 1845 में इंतकाल कर गया। ये लखनऊ के बासिंदा माने जाते हैं, लखनऊ में इसका इंतकाल हुआ, ठीक है ना। लखनऊ याद रख लेंगे आप लोग, लखनऊ, ठीक है ना। लखनऊ में पैदा हुए, लखनऊ में इसका इंतकाल। ये कश्मीरी पंडित थे। दयाशंकर नसीम का असल नाम दयाशंकर नसीम, है ना, दयाशंकर कोल, है ना, दयाशंकर नसीम कोल है। और इसके बाप का नाम गंगा प्रसाद कोल, याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हैं। और इन्होंने एक दयाशंकर नसीम ने एक क्या बोलते हैं मसनबी लिखा जिसका नाम है गुलजार नसीम। क्या है? गुलजार नसीम, याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। क्या है? गुलजार, है ना, गुलजारे। तो याद कर लीजिएगा दयाशंकर नसीम के मसनबी का नाम क्या है? तो याद कीजिएगा गुलजार नसीम है। क्या है? गुलजार नसीम, है ना। क्या नाम है? गुलजार
नसीम, नसीम है ना। तो गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम के मसनबी का नाम है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कितने भाई थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना 14 महान, याद रखिएगा है ना, डॉक्टर भीमराव यानी याद रखिएगा भीमराव 14 थे। ठीक है ना, 14 से 14 भाई थे, 14 तारीख को पैदा हुए। ठीक है ना, और 14 साल तक इसके बाप जो है नौकरी किए। इतना सारा क्वेश्चन याद रख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 11 देख सकते 14 अप्रैल 1891 माहौल सेंटर इंडिया में पैदा हुए। 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है ना, 14 अप्रैल याद रख लिखे आप लोग। 14 अप्रैल 1891 में माहौल सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। ठीक है ना, और ये महार जाति से मतलब जो है ना चमार दूसरा से इसका ताल्लुक था, है ना। महार जात से इसका मान्यता था, है ना, मान्यता मिलता था इसको महार जात। ये जात कैसा थे? महार जात के, चमार दूसरा, याद रख लीजिएगा। और ये मराठी जानते थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इसलिए मराठी, है ना, मराठी भाषा से ज़्यादा आता था इसलिए मराठी बोलते थे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद है सर सैयद। 14 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब 1878 में किसने दिया था? तो अंग्रेज़ों ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेज़ों ने। ठीक है ना, तो किसने दिया था? अंग्रेज़ों ने दिया था, याद रख लेंगे, अंग्रेज़ों ने दिया था। किसने दिया था? तो अंग्रेज़ों ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में एक स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किस नाम में बदल कर रखा? है ना, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ में एक स्कूल खुला जिसका नाम था मुस्लिम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किस नाम में बदल कर रख दिया? तो याद रखिएगा, मोहम्मदन एंग्लो नेटल कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहम्मदन एंग्लो नेटल कॉलेज के बारे में। ठीक है ना, मोहम्मदन एंग्लो नेटल कॉलेज का नाम बदलकर जो है ना, पहले यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माना जाता है, फिर बात है ना मोहम्मदन एंग्लो को फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से बदल के रख दिया। ठीक है ना, तो अभी कौन नाम चल रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बाबाए, है ना, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए आप लोग कि बाबाए उर्दू नस्र कौन थे? तो बाबाए उर्दू नस्र कौन थे? आपको बताए थे ना, बाबाए उर्दू नस्र कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अब बाबाए उर्दू किसे कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू किसे कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक को। अब बाबाए उर्दू नस्र किसे कहते हैं? सर सैयद अहमद खां को कहते हैं, सर सैयद अहमद खां को कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बकाउली, ठीक है ना, बकाउली किस शख्सियत की जो है ना, बकाउली की शख्सियत कैसी थी? तो है ना, बकाउली की जो शख्सियत थी कैसी थी? शहर अंगेज था। कौन? शहर, है ना, शहर अंगेज, याद रख लीजिएगा आप लोग, शहर अंगेज, है ना, शहर अंगेज इसका जो था, बकौली का शख्सियत था, इसका जो तौर तरीका था बहुत ख़तरनाक था, इसलिए है ना शहर अंगेज इसको बता दिया गया। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करें, भीमराव अम्बेडकर मराठी बोलते थे और उनका जात है ना, भीमराव अम्बेडकर मराठी बोलते थे तो उसका जात क्या था? तो महार था। ये महार जात से ताल्लुक़ थे, यानी चमार दूसरा से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए मराठी बोलते थे। ठीक है ना, चमार दूसरा से ताल्लुक़ रखते थे और महाराष्ट्र में पैदा भी हुए थे, इसलिए महाराष्ट्र ज़्यादा, यानी महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में मराठी ज़्यादा चलता है, इसलिए मराठी इसको बोलने आता था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रिया के मुसन्निफ़ कौन है? रिया के मुसन्निफ़ कौन है? तो सर सैयद अहमद खां है। रिया के मुसन्निफ़ पूछा रहा है ना, तो रिया के मुसन्निफ़ कौन है? सर सैयद अहमद खां है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी शख्सियत या किसी भी शख्स के मरने पर रंज व गम का इजहार करना क्या कहा, यानी क्या कहा जाएगा उसे, है ना, इजहार किया जाए उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बउआ? बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या कहते हैं उसे हम? शख्सी मरसिया? नहीं, उसे हम ड्रैक मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। किसी भी शख्स के मरने पर रंजो गम का इजहार करना क्या कहलाता है? मरसिया कहलाता है। इतना याद रख लेंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन,
मैं स्कूल जाता डॉट 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 क्या होगा। मैं स्कूल जाता, ये आप थोड़ा ग्रामर से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। तो चलिए पूछ रहा है कि मैं स्कूल जाता, मैं स्कूल जाता डॉट डॉट क्या होगा। मैं स्कूल जाता हूँ या हो या है, तो मैं स्कूल जाता हूँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, मैं स्कूल क्या होगा, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है ना। मैं स्कूल जाता हूँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, बताइए इसमें इसमें फाइल की मिसाल दे। इसमें फाइल की मिसाल देना है। इसमें फाइल बताना जो सजीव हो। फाइल आपका ट्रिक दिया था ना आपको, जो सजीव हो निर्जीव मफूल को बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग। तो सजीव मतलब जो सब्जेक्ट है, इसमें को सब्जेक्ट कौन, इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कौन हो जाएगा। राम होगा, लड़का होगा, नदी होगा, सभी होगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम होगा, क्योंकि राम क्या है, सजीव है ना, इसलिए फाइल इसको मान लिए, ठीक है। ये सब ट्रिक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें। इसमें नखरा की मिसाल दे। तो इसमें नखरा की मिसाल दे, याद रखिए इसमें नखरा की मिसाल देना है। इसमें नखरा यानी जिसके अंदर एक नाम हो, ठीक है ना, और जो एक रंग एक जैसा हो, ठीक है ना, तो उसको इसमें नखरा बोलते हैं। अहमद ना होगा, रहमान नहीं होगा, लाल किला नहीं होगा, मगर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए। इसे इसमें नखरा बोल रहा है, इसमें नखरा की मिसाल दे, इसमें से इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें नकरा कोई नहीं है ना। सब ये सब क्या है, मुअर्फा दिया गया है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ज़र्फ़ की मिसाल दे। इसमें ज़र्फ़ यानी जगह और मकान के नाम को भी बोलते हैं, ठीक है ना। जगह वही मकान के नाम, ठीक है ना। ज़मानो यानी कि टेंस उन्स के बारे में जो नाम होता है ना, उस सबको हम क्या बोलते हैं, ज़र्फ़ बोलते हैं। ज़मानो मकान का नाम, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुआ, क्यों, क्योंकि ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ज़र्फ़ सब हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है ना, ये तीनों हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मुसग्गिर की मिसाल दे। इसमें मुसग्गिर आपको पता है इसका ट्रिक, जिसके लास्ट में चाहा लगा रहे वही इसका आंसर होता है ज़्यादातर, नहीं तो उससे दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा आपको। किताब चा, है ना, जिससे छोटा ही जाहिर हो। मुसग्गिर का मतलब क्या बताया, छोटा, जिससे छोटा ही जाहिर हो, उसे हम बोलते हैं मुसग्गिर। तो इसमें मुसग्गिर मतलब जिससे छोटा जाहिर हो। तो किताब छोटा है, बाग छोटा है ना, बागीचा बोलता है, किताब चा बोलते तो ना छोटा होता है, तो इसलिए किताब चा यहाँ पे हो जाएगा किताब चा। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। ये 25 क्वेश्चन हो गया। अब जो है यहाँ से देख लीजिए, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग बना के देखिएगा कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। बोल रहा है मुख्तसर सवालात के जवाब दे। 2 नंबरी क्वेश्चन का जवाब देना है। 20 ठो 2 नंबरी भी है, आप लोग याद कर लेंगे, 20 ठो 2 नंबरी है। सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन पूछा, इसमें मुअर्फा की मिसाल दे। इसमें मुअर्फा की तारीफ मिसाल लिखे। इसमें मुअर्फा क्या लिखेंगे, इसमें मुअर्फा यानी उसे कहते हैं वह नाम, वह नाम जो खास हो, जो जो क्या हो। इसमें मुअर्फा वह नाम है जो खास हो, वह नाम जो खास हो या खास नाम से बुलाया जाए, है ना, खास नाम से बुलाया जाए। वह नाम जो खास हो, खास हो, खास हो, है ना, हो या खास नाम से बुलाया जाए, या खास नाम से, या बोल सकते आप लोग, या खास, या, है ना, या खास, या खास नाम से, खास नाम से, है ना, बुलाया जाए, बुलाया जाए। वह नाम है जो खास, ठीक है ना, वह नाम जो खास हो या वह, या खास नामों से बुलाए, है ना, बुलाया जाए। खास नामों के साथ क्या हो, उसको पुकारा जाए, बुलाया जाए, तो वह इसमें मुअर्फा होता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं अहमद, है ना, अहमद, रहमत, है ना, अहमद रहमत। और इससे आप लिख सकते हैं सीता, गीता, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग।
ठीक है, तो इससे से आपको जवाब देना था। चलिए 2 नंबरी क्वेश्चन एक सॉल्व हो गया। इसमें मुअर्रफा किसे बोलेंगे? इसे मुअर्रफा जो खास नाम हो, जो क्या हो, जो नाम खास हो और जिसको खास नाम के साथ पुकारा जाए उसे हम इसे मुअर्रफा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि शहबाज के, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि शहबाज के 4 किताब का नाम बताइए। तो आपको कितना सारा किताब तो बता देते ना, किताब में बहुत सारा आपको नाम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? किताब का जो नाम है, बहुत सारा किताब का नाम है, आपको मिल जाएगा। जैसे याद रख लीजिएगा आप लोग, शहबाज के 4 किताब का नाम पूछा है ना। चलिए शहबाज के 4 किताब का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत सारा किताब है ना। रबायात, ठीक है ना, याद पहला क्वेश्चन याद कीजिएगा आप लोग, रबाइयात, इयात, रबाइयात, ठीक है ना। रबाइयात शहबाज, क्या याद रखिएगा? शहबाज, है ना, शहबाज, रवायात शहबाज, ठीक है ना। उसके बाद ख्यालात, दूसरा नंबर में याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना, खया, है ना, क्या बोलेगा? ख्यालात ना। चलिए तो ठीक है, खया, यहाँ पे ख्यालात, है ना, ख्यालात, ख्यालात शहबाज, ख्यालात, है ना, शहबाज, ख्यालात शहबाज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में क्या रहने वाला है? तीसरा नंबर में आप लोग तफरीहुल कुलूब, याद रख लीजिएगा, तफरी, तफरी, है ना, सॉरी वाव पढ़ रहा है, तफरी ना, तफरीहुल, तफरीहुल कुलूब, तफरीहुल कुलूब, है ना, तफरीहुल कुलूब, तफरीहुल कुलूब, है ना, तफरीहुल कुलूब। तो यानी जिसके अंदर, याद रख लीजिएगा आप लोग, तफरीहुल कुलूब, है ना, दो दो नाम एक साथ सुनाई देता है ना, तो उसको लिखते हैं मगर अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाता है, साइलेंट रहता है, ठीक है। तफरीहुल कुलूब हो गया, 3 गो हो गया। और चौथा नंबर में क्या लिख सकते हैं आप लोग? बाकियात शहबाज, बाकियात शहबाज, बाकियात शहबाज, है ना, बाकियात, क्या बोलेगा आप लोग? बाकियात, 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 क्या देखिएगा? बाकियात शहबाज, शहबाज। चलिए तीसरा क्वेश्चन था, सर सैयद के 2 किताब का नाम बताइए। सर सैयद के 2 किताब का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद, और कौन सी था? असारुल सनादीद, असारुल सनादीद। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कैसे लिखेंगे? सर सैयद के 2 किताब का नाम मदर्ज जेल है, उसका लिख देंगे, है ना। उधर आपको सब ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है ना, उसको देख लीजिएगा। असबाब बगावत, है ना, असबाब बगावत। सर सैयद के 2 किताब का नाम याद कर लेंगे, असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद, क्या याद रखिएगा? असबाब बगावत हिंद। और दूसरा किताब का नाम है, कौन सी नाम है दूसरा किताब का? पहला तो समझ में आ गया सभी को, असबाब बगावत हिंद। दूसरा असारुल सनादीद, क्या याद रखिएगा? असबाब, है ना, असबाब, असबाब बगावत, क्या देखेगा? असबाब बगावत, बगावत। और दूसरा है असारुल, 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 ठीक है ना, क्या देखेगा? असारुल, असारुल सनादीद, असारुल, असारुल, असारुल
सनाउद, तो याद रख सकते हैं असारुल सनादिद, यहाँ पे उल्टा लिखा गया, ठीक है ना। तो असारुल, है ना, असारुल सनादीद अब हुआ, है ना। तो असारुल सनादीद और असबाब बगावतिन, ये दोनों क्या है, किताब है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ठीक है, और इंतकाल 1898 में हुआ था। अलीगढ़ में इसको दफन किया गया। 4 नंबर क्वेश्चन है। अब मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा और भागा जाऊंगा, ठीक है ना। बहुत लिख दिया, आप लोग खुद से लिखिएगा, अब प्रैक्टिस भी तो होगा कम से कम। चकबीस और सुहेल का असल नाम क्या है? चकबीस का पूरा नाम क्या, असल नाम क्या है चकबीस का? चकबीस का पूरा नाम बताया था ना, पंडित बिरज नारायण चकबीस, पंडित बिरज नारायण चकबीस। तो याद रख लीजिएगा, पंडित बिरज नारायण चकबीस। ये चकबीस का पूरा नाम क्या है? पंडित बिरज नारायण। तो आपको तो चकबीस का पूरा नाम आपको याद करना पड़ेगा। चलिए एकदम थोड़ा प्रैक्टिस करके बता देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा, चकबीस का पूरा नाम लिखेंगे, है ना, पंडित, याद रख लीजिएगा, पंडित, पंडित, है ना, बिरज, तो बिरज नारायण, 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 पंडित बिरज नारायण चकबिस्त, ठीक है ना, पंडित बिरज नारायण, पंडित बिरज नारायण चकबिस्त, ठीक है ना, पंडित बिरज नारायण चकबिस्त, ठीक है। और सुहेल अजयवादी का नाम क्या है? सैयद, सैयद मुजीबुल, मुजीबुल रहमान, मुजीबुल रहमान, क्या देखेगा, मुजीबुल रहमान, सैयद मुजीबुल रहमान। और क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। हिदायत, काफिर, फन और हक, नबी, हाल, उस्ताद, शायर, हकीम, हाकिम का जमा बनाइए। ये पूरे का बना, यानी जो है ना, पूरे का क्या करना है, जमा बनाना है 2 नंबर में ही। तो हिदायत का जमा क्या बनेगा? पहला हिदायत का हिदायत, याद रख लीजिएगा, हिदायत, हिदायत। दूसरा काफिर, काफिर का, है ना, काफिर का जमा क्या होता है? कुफ्र का जमा, यानी काफिर का कफ़ार, है ना, काफिर का जमा कुफार, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए तो, काफिर का जमा कफ़ार की कुफार, क्या होगा, जल्दी बताइए, आपको समय दिया जा रहा है। तो काफिर का जमा क्या हो जाएगा? कुफ़ार हो जाएगा, ठीक है ना। काफिर जैसे लगा हुआ कुफ़ार कर देंगे, कुछ करेंगे, कुफ़ार हो जाएगा, काफिर का जमा कुफ़ार हो जाएगा, क्लियर है। फ़न का जमा क्या होगा? फ़न का जमा फ़ुनून हो जाएगा, क्लियर है एकदम, फ़न का जमा फ़ुनून हो जाएगा, याद करना पड़ेगा। मतलब हिदायत का जमा हिदायत, कुफ़ार का यानी कुफ्र का जमा कुफ़ार, फ़न का जमा फ़ुनून, और हक का जमा क्या हो जाएगा? हुकूक। तो हक का जमा क्या हो जाएगा? तो हुकूक, हक का जमा हुकूक, ठीक है। नबी का जमा क्या होगा? अम्बिया हो जाएगा, नबी का जमा अम्बिया, नबी का जमा क्या होगा? नबी, नबी का जमा अम्बिया, तो अम्बिया, अम्बिया, तो अम्बिया हो जाएगा, नबी का जमा अम्बिया। हाल का जमा, हाल का जमा अहवाल हो जाएगा, अहवाल, हाल का जमा अहवाल। उस्ताद का जमा, उस्ताद का जमा देख लीजिए, असतज्जा, 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 ठीक है ना, असद का जमा असतज्जा। शायर का जमा सोरा, शायर का जमा सोरा, सोरा, शायर का जमा सोरा। हकीम का जमा, तो शायर का जमा क्या हो गया? शायर का जमा सोरा, और हकीम का जमा अहकाम, हकीम का जमा, हकीम का जमा क्या होगा जल्दी बताइए? हकीम का जमा अहकाम, हुक्म का जमा अहकाम होता है, हकीम का जमा अहकाम, जल्दी बताइए। बता दिए, बिल्कुल सही जवाब है। हकीम का जमा या लगा हुआ क्या बन जाएगा? हकीम का जमा हुक्मा, क्या बनेगा? देखिए हुक्मा, है ना, हुक्मा, है ना, हुक्मा। और हाकिम का जमा, यहाँ पे क्या लगा हुआ? हाकिम लगा हुआ, अलिफ लगा हुआ, इसका मतलब हाकिम का जमा
जल्दी बोलिए, हुकाम। हाकिम का जमा हुकाम, है ना, हुकाम हो गया। तो हाकिम का जमा यानी कि हाकिम का जमा हकीम का जमा हो जाएगा हुक्मा, हाकिम का जमा हुकाम, ठीक है ना। और हुक्म का जमा अहकाम, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा तीनों चीज़। क्लियर है, सही का बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, गालिब के दो खतूत के मजमू का नाम लिखे थे। क्या लिखेंगे इसका आंसर? गालिब के दो खतूत के मजमू का नाम क्या है? औध हिंदी, पहला लिख देंगे, है ना, औध हिंदी। तो औध हिंदी, दूसरा है औध हिंदी का क्या है? उर्दूए मुअल्ला, उर्दूए मुअल्ला, ये दोनों हो गया। किसका है? गालिब के। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो सर सैयद का इंतकाल 1898 हुआ। 1898 में, है ना, अलीगढ़ में, मतलब अलीगढ़ में दफन किया गया। अलीगढ़ में दफन किया गया। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है, शौक लखनवी के कितने तीन जो है ना मसनबी का नाम लिखिए। शौक लखनवी के तो बताए थे, क्या बोलते हैं, बहार इश्क, है ना, लिख सकते हैं बहार इश्क, फरेब इश्क, बहार इश्क, फरेब इश्क, है ना। और तीसरा क्या लिख सकते हैं? जहर इश्क, है ना, जहर इश्क, ये भी तो है खतरनाक, जहर इश्क। तीन मसनबी का नाम भी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन, एक लाइन से देख लीजिए, बता दे रहे आपको। 9 नंबर क्वेश्चन है, मजमून किसे कहते हैं? तो बताइए मजमून किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, मजमून आम तौर से किसी खास मौजू पर, लिख देंगे आम तौर से किसी, लिखेंगे किसी खास, तो खास मौजू, तो किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे अदबी इस अदबी इस्तिलाह में, है ना, अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। है, ठीक है ना। अदबी इस, है ना, इस्तिलाह हाथ दे दिए हैं, अगर एन लगेगा तो देख सकते हैं आप लोग। इस्तिलाह देख लीजिएगा, ये 12th क्लास के किताब में मिल जाएगा, मजमून में ही, ठीक है, देख लीजिएगा वो इस पर आप लोग। अदबी इस्तिलाह अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, भीमराव अंबेडकर की शादी कब और किससे कितनी साल की उम्र में हुई? तो भीमराव की शादी कब हुई थी? अब थोड़ा सोच के बताइए। जैसे तो लिख सकते हैं
कि भीमराव अंबेडकर की शादी, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, भीमराव की शादी जो है, भीमराव की शादी जो है, याद रख सकते हैं आप लोग, भीमराव की शादी है ना, 9 वर्ष की लड़की, लिख सकते हैं वर्ष 9 वर्ष की लड़की, 9 वर्ष की लड़की, 9 वर्ष की है ना लड़की, 9 वर्ष की लड़की रामा, ठीक है ना, रामाबाई, रामा है ना, रामाबाई से ठीक है ना 14 साल की उम्र में हुआ था। 22 से 14 साल 14 साल की उम्र में, 14 साल के उम्र में 9 वर्ष की लड़की रामाबाई से 14 वर्ष की उम्र में शादी हुई, ठीक है ना, 14 वर्ष की उम्र में शादी हुई, ठीक है, सबको समझ में आ गया। भीमराव अंबेडकर की शादी 9 वर्ष की लड़की रामाबाई से 14 वर्ष की उम्र में शादी हुई। जब ये 5वीं क्लास में पढ़ा तब ये शादी हुआ, सोचो। उसके बाद सर सैयद, 11 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद का आपके नसाब में कौन सा मजमून शामिल है? तो लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे एक ही बार में रिया, क्या हो जाएगा, रिया। आप लोग देख लीजिएगा, ऐसी बात को लिख दीजिएगा, हमारे नसाब में रिया मजमून शामिल है। क्लियर है, आगे बढ़े। 12 नंबर क्वेश्चन है कि शबनम कमाली के 4 नाते शायरी मजमूए का नाम बताइए। 4 तो लिख सकते हैं ना, अनवार अकीदत, क्या हो जाएगा, अकीदत, रियाज अकीदत, ठीक है ना, और जियाए अकीदत और फिरदौस अकीदत, फिरदौस अकीदत है ना, फिरदौस अकीदत, ये 4 नाते शायरी के कलाम के मजमू होगा। आप इस हिसाब से लिख दीजिएगा, लिखने का तरीका बता दिए कि शबनम कमाली के 4 नातिया शायरी के मजमूए का नाम मंदरजा जेल है, ठीक है ना, मंदरजा जेल है। क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं शबनम कमाली, तो शबनम ठीक है, जो रहेगा सही लिख दीजिए, देख लीजिए, शबनम कमाली तो कमाली, चलो शबनम कमाली के है ना 4 तो 4 नातिया, तो नातिया है ना, नातिया है ना, शबनम कमाली के 4 नातिया शायरी के है ना, नातिया शायरी के 4 मजमुआ, बोले ना सोहेल आजादी के 4 नातिया शायरी, सोहेल की शबनम है, शबनम ना है, शबनम कमाली के 4 नातिया शायरी के है ना, शायरी के नाम मंदरजा जेल है, है ना, मंदरजा, तो मंदरजा है ना, मंदरजा जेल है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस बात को लिखना पड़ेगा है ना, कि शबनम कमाली के 4 नाते शायरी के नाम है ना, नाते शायरी के नाम मंदरजा जेल है, पहला 1 2 3 4 करके लिख दीजिए आप, ठीक है, इस तरह से लिखना पड़ेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, फेल माजी कैसे कहते हैं? फेल माजी किसे कहते हैं? वह गुजरा हुआ ज़माना, यानी गुजरा हुआ ज़माना को फेल माजी कहते हैं। जैसे वह खाया था है ना, वह खा लिया था, यानी वह गया था, वह गया है ना, वह खा लिया, मैं पढ़ा था, मैं देखा था, मैं खाया था, ये सब क्या हो जाएगा, यानी गुजरा हुआ ज़माना। लिख सकते हो, अगर लिखना चाहते हो लिखो, लिख सकते हो कि लिख सकते हो है ना, गुजरा
गुजरा गुजरा हुआ जमाना को हम 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 लोग माजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका क्या कहेंगे, मिसाल देना है। तो वह खाया था, खाया था। मान लो ना कि हाँ मैं दे दूंगा, तो मैं खाया था लिख सकते हो, मैं खाया था, है ना, मैं देखा था, मैं बोला था, है ना, ये सब जिसके लास्ट में था आएगा उसकी मिसाल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सिंपल सी बात है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानी मजमू का नाम क्या है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानी मजमू का नाम आप लोग को बताए थे, क्या नाम था। थोड़ा सोचिए, जैसा नहीं, जल्दी सोचिए, जल्दी। 3 गिनेंगे, 1, ठीक है, 2, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा, का नाम हो जाएगा अनोखी मुस्कुराहट। याद रख लीजिए आप लोग, अनोखी, ठीक है ना, अनोखी मुस्कुराहट। तो मुस्कुरा, है ना, एक साथ होगा, यहाँ पे जोड़ के तने अलग न लिख दीजिएगा आप लोग। अनोखी मुस्कुरा, है ना, अनोखी मुस्कुराहट, अनोखी मुस्कुराहट, ठीक है ना, अनोखी मुस्कुराहट, ठीक है ना, अनोखी मुस्कुराहट, ये क्या है, अफसानी मजमूआ, यही तो लिखना था। क्लियर है, इतना लिख देंगे। अब आगे कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन है, नहीं एक और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन है, यहाँ देखिए। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। तो रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था क्योंकि सियासत कर सकता था। सियासत, तो है ना, सियासत की वजह से, सियासत की वजह नहीं दिखा देगा, चलिए, तो वजह से, ठीक है ना, सियासत की वजह से, इतना लिख देंगे। ठीक है ना, मगर आपको 2 नंबरी क्वेश्चन बता दिए कैसे लिखना है। ठीक है, 1 2 ठो बता दिए करके वैसे ही पूरा आपको 2 नंबरी क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन छोटा है इसलिए पूरा हम आंसर लिख नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे रुकैया भाभी के शौहर को, है ना, सियासत की वजह से बार बार जेल जाना पड़ता था, सियासत की वजह से बार बार जेल जाना पड़ता था। ठीक है ना, इस तरह से लिखना पड़ेगा पूरे, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो एक नंबर मिलेगा। चलिए, जैसे हम लिखे अभी वैसे लिखिएगा तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 ही नंबर मिलेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी मौजू पर 200 से यानी 250 से लेकर 200 शब्दों में, यानी 200 से लेकर 250 लफ्ज़ों में मजमून लिखे, तो बताइएगा योम जमहूरिया पे मजमून, योम भीमराव पे, कुतुब खाना पे, मौसम सरमा पर, है ना, मौसम सरमा या गर्मा जो भी बोल सकता है। ठीक है ना, मौसम सरमा यानी जो अभी ठंडी का मौसम चल रहा है ना, उसी के ऊपर। तो कैसे कैसे लिख सकते हो देख लीजिए। मौसम सरमा के ऊपर रहेगा, है ना, मौसम सरमा मतलब ठंडी का मौसम। चलिए, तो लिख सकते हैं। जो ज़रूरी है मजमून लिखने का तरीका बता दिया गया है, आपको मजमून लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, सबसे पहले आपको टाइटल लिखना पड़ेगा। देखिए टाइटल क्या लिखना है, जब जवाब देंगे फिर से लिखना पड़ेगा आपको। सेक्शन बी, तो जानिए जब दीजिएगा तो सेक्शन सबको मालूम है, सेक्शन बी, तो सेक्शन बी लिख दीजिएगा। जवाब कितना में है, ये जवाब यहाँ कितना 3 में है, तो यहाँ जवाब 3 लिख दीजिएगा। उसका जो कितना नंबर पर आपको बनाना है, कितना नंबर उतना नंबर यहाँ पर लिखिएगा। चलिए, इतना जवाब 3 लिख के उसके बाद आगे बढ़िए। उसका क्या करना है हमको, जो रहेगा जिस पे, तो उस पर क्या लिखेंगे, तो योम हमको लिखना पहला है, मान लो पहला पे तो हम लिखेंगे योम जमहूरिया, योम जमहूरिया पर, है ना, वही बात को लिख देंगे, पर
मजमून, योम जमहूरिया पर मजमून, इसको थोड़ा सा नहीं रंग दीजिएगा तो अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए लिख दीजिएगा। उसका बाद एक लाइन छोड़ के आप उसका क्या कीजिएगा, एक लाइन छोड़ कर ये लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि योम जमहूरिया, ठीक है ना, कि योम जमहूरिया को हम लोग 26 जनवरी में, यानी योम जमहूरिया को हम लोग 26 जनवरी कहते हैं, ठीक है ना। योम जमहूरिया को हम लोग हिंदी में 26 जनवरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 26 जनवरी कहते हैं। और ये 26 जनवरी को 26 तारीख को मनाई जाती है, लिख सकते हैं, यही सब बात को तो लिखना पड़ेगा। 26 जनवरी को यानी कि जो है ना ये 26 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है। इस तरह से आपको मजमून लिखना पड़ेगा। तो ये मजमून का थोड़ा तरीका बता दिया आपको कैसे कैसे लिखना पड़ेगा, है ना। स्कूल हर दिन, स्कूल कॉलेज में इस दिन जो है ना 26 तारीख को, 26 जनवरी को, 26 तारीख को हर साल मनाया जाता है। ये बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में भी मनाया जाता है, हर जगह है ना मनाया जाता है। इस सब बात को लिखना पड़ेगा आपको। तो जैसे देख लीजिए, लिखेंगे तो योम, योम जमहूरिया, है ना, योम जमहूरिया, तो योम जमहूरिया, योम जमहूरिया, है ना, योम जमहूरिया को हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में, है ना, 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी भी कहा जाता है ना। योम जमहूरिया को 26 जनवरी भी कहा जाता है, और ये हर साल, है ना, और ये हर साल, हर साल, है ना, ये हर साल, ये हर साल, ये हर साल, हाँ, ये हर साल जनवरी के, हाँ, ये हर साल जनवरी के, जनवरी के, जनवरी के महीना, जनवरी के महीना, जनवरी के महीना, जनवरी के महीना, जनवरी ले सकते आप लोग कि जनवरी के महीना में, जनवरी के महीना में 26 तारीख को, जनवरी के महीना में, महीना, है ना, में 26 जनवरी के महीना में 26 तारीख, 26 तारीख, 26 तारीख, 26 तारीख को, है ना, 26 तारीख को हर साल, है ना, हर साल, हर साल, है ना, झंडा, झंडा, है ना, हर साल झंडा, झंडा, है ना, झंडा तोलन, झंडा तोलन होता, है ना, होता है। और इस दिन, और इस दिन, और इस दिन हर स्कूल, स्कूल में, हर स्कूल में भी, स्कूल में भी होता है ना, स्कूल में होता है। और क्या कर सकते हैं, स्कूल में भी होता है, और मतलब बच्चे को कुछ गिफ्ट उफ्ट दिया जाता है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इतना सारा बता दिए, इस तरह से लिखना मजबूर, क्लियर है। आगे बढ़िए, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा कि अब बोल रहा है खत लिखने के लिए ना। अगला क्या है, अगला आपसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ खत के बारे में बोला है ना। चलिए ये देख रहे हैं, अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए अपने बड़े भाई को एक खत लिखकर जिसमें इम्तिहान की तैयारी के बारे में। तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, खत के बारे में लिखेगा तो खत लिखेंगे, सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिख दीजिए। तो बिस्मिल्लाह लिख के, है ना, तो बिस्मिल्लाह लिख दीजिए, बिस्मिल्लाह, है ना, बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर्रहीम, है ना, हिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है ना, हिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो ऐसे से लिख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर, है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे आज, तो आज लिख दीजिएगा आज। सबसे पहली बात, आज इम्तिहान हॉल है तो आज इम्तिहान हॉल हम भी लिखेंगे। और जो हमारा जगह है, जैसे कि हम अभी कोचिंग में हैं तो हम लिख रहे हैं कोचिंग से, तो न्यू इस्लामिक, तो न्यू है ना इस्लामिक, तो न्यू इस्लामिक, तो न्यू इस्लामिक उर्दू, तो उर्दू, ठीक है ना। क्लासेज, तो उर्दू क्लासेज है ना, उर्दू क्लासेज जो भी है तो क्लासेज है ना, उर्दू क्लासेज है ना, उर्दू क्लासेज रायपुर, ठीक है ना। उर्दू क्लासेज अब जो भी है, जैसे कि मान लीजिए रायपुर, तो रायपुर, ठीक है ना, रायपुर, तो ये लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको लिखना है मोरखा, कौन सी लिखना है, मोरखा। मोरखा में क्या लिखना है, तारीख। मान लीजिए हमारा ना 18 फरवरी को एग्ज़ाम है, कब है, 18 फरवरी को, मान लेते हैं आपको 18 फरवरी है ना, 2000 क्या देखिएगा आप लोग 2025 इस पे है ना, 2025 यानी 2025 में एग्ज़ाम है, 2025 में। उसका लिखना है मौजू, क्या लिखना है, मौजू। तो मौजू जो चीज़ रहेगा यहाँ पे वही चीज़ उठा के लिख दीजिएगा। तो यहाँ पूछा, कौन सी पूछा, इम्तिहान की तैयारी के बारे में, तो लिख देंगे है ना, इम्तिहान, इम्तिहान की तैयारी, इम्तिहान की तैयारी के है ना बारे में, ठीक है ना, इम्तिहान की तैयारी के बारे में। क्लियर है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, मोहतरम, मोहतरम है ना जनाब चाचा जान, मोहतरम जनाब मेरे प्यारे है ना, मोहतरम जनाब मेरे प्यारे प्यारे है ना चाचा ना, चाचा जान, चाचा जान लिख दीजिएगा। उसका एक लेन नीचे फिर छोड़ के अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना, तो अस्सलाम अलैहि व रहमतुल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ठीक है ना, वो बरकातहू, ठीक है ना। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उसका लिख देंगे। तो लिखना पड़ेगा मैं यहाँ, एक लाइन फिर छोड़ के, मैं यहाँ खुदा के फजलो करम से खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खुदा के फजलो करम से बखैरियत व आफियत से होंगे, ठीक है। उसका माइनस लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको इसके बाद लिखना ज़रूरी यह है, लिखना ज़रूरी यह है कि, ठीक है ना, लिखना ज़रूरी यह है कि, अब आगे डिटेल लिखने जाइए। अब दो से तीन लाइन 4 लाइन आपको अपने से खुद लिखना है। इतना जब लिख दीजिएगा ना, तब जाके आपको इतना कुछ होगा, तो 2 नंबर इतना मिल जाएगा है ना। 2 से 3 लाइन आपको लिखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। उसका लास्ट में पोजीशन क्या लिखना है, घर में, ठीक है ना, घर में तमाम बड़े को, जो लास्ट पोजीशन 3 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा टाइटल से, घर में तमाम है ना बड़ों
घर में तमाम बड़ों को सलाम और तमाम, है ना, छोटों को दुआ प्यार अर्ज करता या अर्ज करती अर्ज करता हूँ। हो गया। इसके बाद लिखना क्या चीज़ है, आपका लिख देंगे, आपका ना, आपका प्यारा बेटा, ठीक है, रशीद अली। ABCD लिखना था, कुछ लिख दीजिए ABCD करके, नाम यहाँ पे अली डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, इधर 2 कर दीजिए, इधर मान लीजिए फारूक डाल दीजिए, ठीक है ना, तो फारूक कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे खत मुकम्मल हुआ, ठीक है। इतना जब लिख देंगे, जितना टाइटल सिखा दिए इतना टाइटल लिख दीजिएगा, तो आपको ना 3 नंबर 4 नंबर आसानी के साथ मिल जाएगा। थोड़ा बीच का आप लिखना ज़रूरी है कि आपको, है ना। मेरा इम्तहान की तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, इम्तहान की तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं कुछ तैयारी मतलब सारी तैयारी मुकम्मल कर लिया हूँ, मगर कुछ अभी हिसाब, जैसे कि मान लीजिए अभी उर्दू और अंग्रेज़ी की तालीम मुकम्मल नहीं है, मगर लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक यानी इम्तहान होने से पहले तक सारी तैयारी मुकम्मल कर लूँगा। और आप लोग से गुजारिश है, दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कामयाब करे और अच्छे से अच्छे नंबरों के साथ हम लोग तमाम लोगों को कामयाबी हासिल करा दे और हमें अच्छे से अच्छे नंबर से कामयाब हो जाए, ठीक है। अपना घर में तमाम बड़ों को सलाम, इससे फिर से वही बात को लिख देंगे, ठीक है ना। लास्ट में जो बात बताया है वही लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए, खत के बाद आता है 5 नंबर में, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा गया है, यानी वाहिद जमा बनाना है। 5 का वाहिद जमा, 5 है ना, 5 वाहिद जमा बनाए, फिर 5 जिद बनाए, तब जाके नंबर मिलेगा आपको। तो पहला जो होगा ये क्या हो जाएगा, कर्ज है, तो यानी फ़र्ज है ना, पहला फ़र्ज का जमा क्या होगा, तो फ़र्ज का जो जमा होगा वो क्या हो जाएगा, तो फ़र्ज का जमा क्या हो जाएगा, आपको सोचिए। तो फ़र्ज का जो जमा हो जाएगा, यहाँ फ़र्ज का जमा फ़राइज़ क्या हो जाएगा, तो फ़र्ज का जमा, है ना, फ़राइज़, ठीक है ना। और फ़र्ज का जमा फ़राइज़ हो गया, ठीक है ना। और फ़र्ज का जमा, इल्म का जमा उलूम हो जाएगा, इल्म का जमा उलूम, क्लियर है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद कौम का जमा हो जाएगा, कौम का जमा अक़वाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक़वाम हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद जो है कबर, कबर का जमा अखबार हो जाएगा, अखबार, कबर का जमा अखबार हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है शेर का जमा इशआर हो जाएगा, शेर का जमा क्या हो जाएगा, इशआर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद जो है अमीर का जमा अमरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमीर का जमा अमरा, सॉरी अमीर का जमा ना बोला है, तो अमीर का जमा क्या हो जाएगा, अमरा हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे या हट जाएगा, अमीर का जमा अमरा, ठीक है ना। इस तरह से पूरे शेर का मतलब जमा बना दिए। चलिए, अब नीचे बोल रहा है जिद बनाने के लिए, तो जिद कैसे बनाएंगे देख लीजिए, इसका भी जिद देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, आपको थोड़ा जूम हटा देते हैं तो देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे। अब हम बाहर का, तो बाहर का ख़ज़ा होता है, क्या होता है, ख़ज़ा, बाहर का उल्टा क्या होता है, ख़ज़ा, है ना। तो ख़ज़ा होता है बाहर का उल्टा ख़ज़ा। उसका जो होता है, उसका कौन सी है, बातिन, तो बातिन का उल्टा क्या होता है, बातिन का उल्टा ज़ाहिर, ज़ाहिर क्या होता है, ज़ाहिर, ज़ाहिर, ठीक है, बातिन का उल्टा ज़ाहिर। आगाज़ का उल्टा अंजाम, आगाज़ का उल्टा अंजाम,
ठीक है ना। आगाज का उल्टा क्या होता है? आगाज का उल्टा क्या होगा? अंजाम। ठीक है, तो इससे आप लोग याद कर लेंगे। चलिए, और यहाँ पे आगाज का उल्टा अंजाम हो गया और अर्थ का जमा समा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समा। समा, अर्थ का उल्टा समा हो जाएगा। अव्वल का जमा, अव्वल का अवाइल, 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 अव्वल का जमा अवाइल। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे उरूज का जमा है ना, उरूज का जमा जवाल है ना, जवाल। ठीक है ना, उरूज का जमा जवाल होता है। ठीक है, तो इस ऐसे यानी आवाज जमा बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, और तब तक है ना मेरे तमाम वीडियो को देखते रहें और कामयाबी हासिल करते रहें। आज के लिए इतना ही, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैंने इस तमाम क्वेश्चन को बता दिया है। इसे याद कर लेंगे और अच्छे अच्छे नंबर लाने की है ना कोशिश करेंगे। चलिए, तमाम बच्चे का 90+ मार्क इसी वीडियो देखने के बाद और कई वीडियो देखने के बाद आपका 90+ मार्क यानी 95+ मार्क्स जो है ना, 95 नंबर आपके मुट्ठियों में हैं। जितना मेहनत करेंगे उतना आपके पास है ना, आपके पास आता जाएगा। अगर मेहनत छोड़ देंगे तो आपकी मुट्ठी से क्या होगा? निकल जाएगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे और तमाम वीडियो को देखते रहे और कामयाबी हासिल करते रहें और दूसरों तक वीडियो को पहुंचाते रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे वीडियो पर बने रहें।